हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के रीट का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होना है। और वैसे तो ऑलरेडी मैंने रीट 2011, 2012 एंड 2017 के पेपर 1 एंड पेपर 2 को ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करवा रखी है, लेकिन मैंने रीट 2015 के पेपर को नहीं करवाया था। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रीट 2015 में हुए पेपर के सीडीपी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, और इसको हम ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया है कि डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन है आपके तनाव, सेकंड पिछड़ापन, थर्ड डिसलेक्सिया एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आई नो कि क्वेश्चंस थोड़े ब्लर दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्लियर फॉर्मेट में नेट पे कहीं उपलब्ध नहीं था, इसके कारण मुझे आप लोगों को यही करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको 70 से कम, सेकंड 70 से ऊपर, थर्ड 80 से 100 के बीच एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूं तब तक आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही लगता है आपको उसे आप लोग जरूर से चूज करिएगा। तो यहाँ पे 2 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 70 से नीचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रकृतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े हुए, सेकंड प्रतिभाशाली, थर्ड मानसिक रूप से पिछड़े एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों में अमूर्तमान प्रकृतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो कहलाते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, सेकंड रक्षात्मक यांत्रिकता, थर्ड व्यक्तिगत विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सेकंड सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, थर्ड रहने के लिए स्वस्थ परिवेश एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आश्रित चर, सेकंड स्वतंत्र चर, थर्ड मध्यस्थ चर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, आश्रित चर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मानक, सेकंड निर्माणात्मक, थर्ड योगात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है सीसीई। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो मूल्यांकन के प्रकारों में नहीं आता, जो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में नहीं आता, वो है आपका ऑप्शन 1, मानक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एनसीएफ 2005 बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है करके सीखने पर, सेकंड रटने पर, थर्ड समस्या हल करने पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 जो चीज़ जरूरी है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। तो यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, करके सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो जो ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन में नहीं आता उसको ढूंढना है आपने। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको शैक्षिक उद्देश्य, सेकंड मूल्यांकन, थर्ड शिक्षण अनुभव एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम अनुभव। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, सेकंड समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, थर्ड समस्या का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता
एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 10 का हमारा ऑप्शन सी, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 40 घंटे, सेकंड 42 घंटे, थर्ड 45 घंटे एंड फोर्थ ऑप्शन है 48 घंटे। तो अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 वर्किंग आवर्स जो होने चाहिए एक टीचर के लिए वो कितनी होनी चाहिए ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 45 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। फर्स्ट ऑप्शन है 7 वर्ष, सेकंड 11 वर्ष, थर्ड 9 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 वर्ष। तो बच्चे में तर्क करने की, जिज्ञासा करने की तथा निरीक्षण शक्ति जो विकसित होती है उसकी जो एज होती है वो होती है ऑप्शन बी 11 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है स्नायुमंडल, सेकंड मांसपेशियों की वृद्धि, थर्ड एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास के क्षेत्रों में ये सभी आएंगे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड रॉस, थर्ड एनास्टी एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जिन्होंने कहा हुआ है, जिन्होंने ऐसा कहा है वो है ऑप्शन बी रॉस। रॉस का मानना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है समानता सिद्धांत, सेकंड अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, थर्ड औपचारिक नियमों का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 15 का हमारा ऑप्शन बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है समानता, सेकंड भिन्नता, थर्ड प्रत्यागमन एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम के नियमों में नहीं आते वो है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, सेकंड 6 अथवा 7 वर्ष, थर्ड 8 अथवा 9 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट होगा 17 का हमारा ऑप्शन सी, 8 अथवा 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था, सेकंड उत्तर बाल्यकाल, थर्ड किशोर अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था। करेक्ट होगा 18 का आपका ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यकाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको भूख, सेकंड पुरस्कार, थर्ड रुचि एंड फोर्थ ऑप्शन है विश्राम। तो जो अर्जित प्रेरकों में आता है तो रुचि जो होती है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो भी हमारे हिसाब से होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो हमें जन्म के साथ ही मिलता है। तो रुचि और पुरस्कार जो है ये अर्जित प्रेरकों में आएंगे, इसलिए राजस्थान बोर्ड ने ऑप्शन बी एंड सी दोनों को सही माना था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, सेकंड भावात्मक जागृति द्वारा, थर्ड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए दोनों के द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भावात्मक जागृति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक, सेकंड भावात्मक, थर्ड क्रियात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया आपसे कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, सेकंड मनोविज्ञान, थर्ड वातावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोदैहिक। तो जो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है वो कहलाता है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि स्तर में, सेकंड अभिवृत्ति में, थर्ड गतिवाही योग्यता में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में।
तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, व्यक्तिगत भेद जो होते हैं, वो बुद्धि स्तर पर भी हो सकते हैं, अभिवृत्ति में भी हो सकते हैं और इसके साथ ही गतिवाही योग्यता में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारे 23rd का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व अनुभव, सेकंड भाषा, थर्ड तर्क एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या। तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जो होती है, चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए किसी भी समस्या या फिर किसी भी बात का होना सबसे पहले जरूरी होता है। तो यहाँ पे 24 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन है बिने ने, सेकंड रीड ने, थर्ड टर्मन ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कैटल ने। तो जिन्होंने बुद्धि लब्धि संप्रदाय IQ को डेवलप्ड किया था वो थे ऑप्शन सी, टर्मन। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपसे कि बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गहन दृष्टिकोण, सेकंड सतही दृष्टिकोण, थर्ड मानकीय दृष्टिकोण एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो बाह्य आभास यानी कि जब आप किसी को देखकर, सिर्फ देखकर उसके व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं तो वो क्या कही जाती है? करेक्ट होगा इसका ऑप्शन बी, सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, सामान्य बुद्धि का अभाव, सेकंड शारीरिक दोष, थर्ड विशिष्ट पिछड़ापन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वस्थ वातावरण। तो ऑब्वियसली स्वस्थ वातावरण जो है वो किसी के भी पिछड़ने का कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा 27 का आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मन ने, सेकंड सेल्डन ने, थर्ड हिप्पोक्रेट्स ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कैटल ने। तो जिन्होंने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो थे ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपसे कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, सेकंड स्पीयरमैन ने, थर्ड गिलफोर्ड ने एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्स्टन ने। तो जो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं आपके ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है संबंधन, सेकंड जिज्ञासा, थर्ड उपलब्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है आक्रामकता। तो ध्यान दें यहाँ पे बात की गई है प्रगतिशील परिवारों की। करेक्ट आंसर होगा 30 का हमारा ऑप्शन सी, उपलब्धि। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने रीड 2015 लेवल 1 के CDP के सेक्शन को सॉल्व किया। इसके पहले मैं ऑलरेडी रीड 2011, 12 एंड 17 के पेपर 1 एंड 2 को सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके जरूर देख ले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।